मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। पिछले दो वीडियो में हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे पूना समझौता, पूना पैक्ट क्या था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल समिट क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्रथम गोलमेज पढ़ लिया, द्वितीय गोलमेज पढ़ लिया, गांधी इरविन समझौता भी हमने पढ़ लिया। गांधी इरविन समझौता में ही ये बातें निश्चित हो गई थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा। उसके बाद हमने सांप्रदायिक पंचायत भी पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे पूना समझौता और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो पूना पैक्ट क्या था, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो पूना पैक्ट, यह समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये जो पूना पैक्ट हुआ था, इसके पहले हम लोग जानेंगे कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यरवदा जेल में वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उनके बीच सांप्रदायिक मुद्दों पे भेदभाव होने लगता है तो वो आमरण अनशन पे चले जाते हैं। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसके और उनकी डिमांड थी कि लोगों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था नहीं की जाएगी। भीमराव अंबेडकर की डिमांड थी कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण हो, जिसमें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और समुदाय के आधार पे लोगों को बांट दिया गया था। और इस बात को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मान भी लिया गया था, जिससे गांधी जी नाराज होकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके चले आते हैं। तो आगे क्या हुआ अब हम लोग देखेंगे। यह समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को होता है। 16 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने जाति के आधार पर भारतीय निर्वाचन क्षेत्र को अलग करने के समर्थन के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था। तो गांधी जी जाति के आधार पे भारत को नहीं बांटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन शुरू किया 16 दिसंबर 1932 को। अम्बेडकर ने कुछ दलित नेताओं के साथ मिलकर महात्मा गांधी के आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। और जब बात इतनी बढ़ गई कि गांधी जी का आमरण अनशन लंबा चला, तो अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर झुक जाते हैं और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो जाते हैं, और यही हस्ताक्षर था पूना पैक्ट। अब इसकी शर्तें क्या थी, चलिए देखते हैं एक नज़र की पूना पैक्ट की शर्तें क्या क्या थी। तो पूना पैक्ट की शर्तें थी: दलित वर्गों को 2 वोटों का अधिकार, निम्न वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और यहाँ पे निम्न वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी पूना पैक्ट में। इसकी शर्तें थी: दलित वर्गों को 2 वोटों का अधिकार, 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व चुनेंगे। तो इसके अनुसार एक लोग को दलित वर्ग, जो दलित वर्ग थे, हरिजन थे, दलित वर्ग, उनको 2 वोट का अधिकार दिया गया। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में 148 सीटें आरक्षित दलित वर्गों के लिए, और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में 148 सीटें आरक्षित दलित वर्गों के लिए रखी जाए, इसकी ये शर्तें थी। तो ये पूना पैक्ट को मान लिया जाता है, और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों मिलकर इस पे साइन कर देते हैं, और यहाँ हस्ताक्षर हो जाता है और पूना पैक्ट को मान लिया जाता है। अब उसके बाद आगे क्या होता है तो देखते हैं। पूना पैक्ट जब खत्म होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 2 राउंड टेबल समिट तो खत्म हो चुका है, अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। स्थान वही था जहाँ पे दोनों गोलमेज सम्मेलन पहले हुए थे, पहला और दूसरा, प्रथम एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ पे राउंड टेबल समिट हुआ था। तो जैसा कि इसके नाम से ही था राउंड टेबल समिट, ये राउंड टेबल समिट क्यों था क्योंकि अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि अगर ये स्क्वायर टेबल होता तो इस पे तो सभी लोग एक बराबर नहीं होते, इधर वाला लोग हेड हो जाता है, तो इसलिए राउंड टेबल रखा गया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और राउंड टेबल लेकर आए, और उन्होंने 2 राउंड टेबल किया, और तीसरा भी वहीं स्थान पे हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था।
समय था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन, और उस समय के वायसराय भी वही थे, लॉर्ड विलिंगटन। अध्यक्षता रैमजे मैकडॉनल्ड, अध्यक्षता किसने की थी? रैमजे मैकडॉनल्ड, जो पहले करते आए थे गोलमेज सम्मेलन की, उन्होंने की थी। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। और भारत सचिव था सैमुअल होर, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के टाइम में भारत के सचिव थे सैमुअल होर। और अब इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या देखते हैं हम लोग कितनी थी। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 46 लोगों ने भाग लिया था, 46 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस से कोई भी नहीं गया था, इसमें कांग्रेस से कोई भी नहीं गया था, और मुस्लिम लीग से भी कोई नहीं गया था, ना कांग्रेस से कोई गया था, ना मुस्लिम लीग से कोई गया था। दलित नेता BR अम्बेडकर, दलित नेता भीमराव अम्बेडकर गए थे, और उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले और दूसरे और तीसरे तीनों सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ही शामिल हुए थे। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक बार UPSC में क्वेश्चन आया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन हैं, और ऑप्शन में 4 नेताओं का नाम दिया हुआ था। तो ये भी जानना जरूरी होता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में तीनों में भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। फिर साथ ही बेगम जहां आरा शाहनवाज भी शामिल हुए थे, और साथ ही बेगम जहां आरा शाहनवाज भी शामिल हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी भाग लेने से इनकार करती है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी इस तीसरे राउंड टेबल समिट में भाग लेने से इनकार करती है। केवल 46 प्रतिनिधि, कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां इसमें अनुपस्थित पाई गई, और केवल 46 लोग ही भाग लेते हैं। उसके बाद अब इसका उद्देश्य क्या था, अब हम लोग देखेंगे कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा, और भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रमुख मुद्दे थे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा था अल्पसंख्यक अधिकार, संघवाद और रियासतों के लिए सुरक्षा उपायों पर केंद्रित थी। ये इसका प्रमुख मुद्दा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था, और इसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो था उसमें सुधारों का भी प्रस्ताव रखा गया था। अब देखेंगे कि हम लोग ये जो थर्ड राउंड टेबल समिट होता है इसके परिणाम क्या आते हैं। तो इसके परिणाम मार्च 1931 में श्वेत पत्र जारी हुआ। मार्च 1931 में श्वेत पत्र जारी होता है। भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने के लिए एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया। भारत के लिए एक नया अधिनियम बने, इसके लिए एक संयुक्त समिति का गठन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 जुलाई 1935 में पारित किया गया। और सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट क्या होता है कि 1935 भारत सरकार अधिनियम जो है वो पारित होता है, जुलाई 1935 में पारित हो जाता है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसके बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई भारतीय समाज में, भारतीय इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, और इसके बाद आप लोग को इससे अच्छा समझने के लिए पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को सीरियल वाइज पढ़ना जरूरी होता है। अगर सीरियल से नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है समझने में, इसलिए हिस्ट्री को सीरियल वाइज जरूर पढ़ें। और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेंगी। एक मिनट, लाइन कट गई थी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, और यूज़फुल हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।